नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज की श्रृंखला जो बढ़ा रहे थे उसके अंतर्गत आज नया टॉपिक होगा। आज है विश्व भूगोल का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने विश्व भूगोल के ऊपर एक टेस्ट सीरीज बना रखा है। ये उससे कह सकते हैं उसकी नई कड़ी है जिसमें हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 था, इसमें कुछ क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। बाकी आप आइए क्वेश्चन को जो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा उनको आप देख सकते हैं। और बाकी मैं बता दूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए। अब ये काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सुबह 11 बजे आप सभी आ जाइएगा। कल नई टेस्ट सीरीज आएगी, वो कि इंडियन ज्योग्राफी की कल आएगी टेस्ट सीरीज, तो आप लोग कल की टेस्ट सीरीज में जरूर आइएगा। बाकी कि आज जो टेस्ट सीरीज है ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। इसमें कह सकते हैं आपको फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ आपको तार्किक नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी। तर्कों के आधार पर भी प्रश्नों का संकलन है। साथ साथ में अगर जो देखेंगे तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत सा हिस्सा क्या है फैक्चुअल भी। कॉन्सेप्ट जब तक मैप पे जाएंगे तभी वो प्रश्न आपसे हल हो पाएंगे, तभी आप उनके फैक्ट भी याद कर पाएंगे। तो एक मैप की समझ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जब इंडियन ज्योग्राफी का कल बन जाएगा उसके बाद में एक खगोल की मतलब एस्ट्रोनॉमी का मैं एक टेस्ट स्पेशल लेकर के आऊँगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है एस्ट्रोनॉमी में, आप जाइएगा देखिएगा तो ये काफ़ी अच्छा वो भी वीडियो होगा। बाकी इस वीडियो की जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जो मैं टेस्ट पढ़ा हूँ उसके उत्तर लेकिन मैंने उसमें नहीं दिए हैं। उत्तर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको जो भी प्रश्न पढ़ूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आता रहेगा, उत्तर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूजीलैंड, जैसे मैंने कल बताया था न्यूजीलैंड के संबंध में। ये न्यूजीलैंड के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंटाबरी कहते हैं। दूसरा है दक्षिणी आल्प्स पर्वत उत्तरी न्यूजीलैंड के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। दो तथ्य दिए गए हैं, उन दोनों तथ्यों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और कूट नीचे दिए गए, कूट की सहायता से आपको उत्तर देना। आप बताइए कौन सा सही है। पहला है यहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंटाबरी कहते हैं, गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैंटाबरी नहीं होते हैं। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, मतलब टेम्परेट होते हैं, ट्रॉपिकल नहीं होते हैं। तो पहला तथ्य गलत है। फिर दक्षिणी आल्प्स उत्तरी न्यूजीलैंड के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत है वो दक्षिणी न्यूजीलैंड के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, इसलिए दोनों की गलत हो जाएंगे। इसका मतलब पहले का क्या है, डी, इनमें से कोई नहीं सही है। या अब जैसे कौन से कथन सही नहीं है, अगर इस तरीके से प्रश्न का देखिए लहजा बदला हुआ है, कौन से कथन सही नहीं है, तो पहला दूसरा, सॉरी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, क्योंकि दोनों कथन सही नहीं है। तो पहला और दूसरा इसका ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही, मतलब पहला और दूसरा इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है आपके सामने उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको बताना है। बताइए कौन सा साझा नहीं करता है कैस्पियन सागर के साथ सीमा, कौन साझा नहीं करता है, कौन सा देश नहीं साझा करता है। तो ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। कैस्पियन सागर के आसपास आप देखें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, ये सब देश पड़ते हैं, लेकिन जो उज्बेकिस्तान है ये सीमा साझा नहीं करता है, उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में कौन सी जलधारा बहती है। दरअसल प्रशांत महासागर का अगर जब से आप मैप देखेंगे तो पूर्वी प्रशांत महासागर पूछा गया, मतलब ऐसा जलधारा जो USA और दक्षिण अमेरिका के किस किनारे पर बहती हो, पश्चिमी किनारे पर बहती हो, वही क्या हो जाएगा, पूर्वी प्रशांत हो जाएगा। तो आप बताइए कौन सी है जो पश्चिम में बहती है USA या दक्षिण अमेरिका के। ऑप्शन आपके सामने न्यू साउथ वेल्स की जलधारा, फिर दूसरा है क्यूरेसियो की जलधारा, फिर सी है सुसीमा की जलधारा, डी कैलिफोर्निया की जलधारा। तो इसका उत्तर सही जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मतलब किसी भूखंड का जो पश्चिमी किनारा है वो किसी महासागर का पूर्वी किनारा होता है, और किसी महासागर का पूर्वी किनारा भूखंड का पश्चिमी किनारा है। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपसे, क्योंकि आपके पास जो मैप होगा वो तो देख रहे होंगे, जैसे मैप भी 2 तरीके के आते हैं। एक होता है जिसमें अमेरिका के जस्ट बगल में यूरोप दिखाया जाता है, और दूसरा क्या होता है अमेरिका के दूसरी तरफ यूरोप दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से समझना चाहें बाकी आप उसको समझ सकते हैं। ग्लोब के जरिए समझेंगे थोड़ा और आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। निम्न में से कौन से तथ्य सही नहीं है। स्थानांतरित कृषि के ऊपर प्रश्न है। मैंने आपसे बोला था कि स्थानांतरित कृषि पर मैंने प्रश्न डाला है, तो आइए उसी कड़ी में नया प्रश्न है, आइए देखते हैं। कोई इसका पहला तथ्य क्या कहता है। पहला तथ्य कह रहा है स्थानांतरित कृषि एक पारंपरिक कृषि है।
जिसके प्रयोग से मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। पहला तथ्य ये हो गया। दूसरा है वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि, तो आप बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले देखिए, स्थानांतरित कृषि एक पारंपरिक कृषि है जिसके प्रयोग से मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। गलत है, क्योंकि इससे मृदा अपरदन कम किया नहीं जा सकता है। इससे मृदा अपरदन बढ़ता है, क्योंकि पेड़ों को काट करके कृषि की जाती है, तो पेड़ जब कटेंगे तो मृदा अपरदन की समस्या बढ़ेगी। यहाँ पारंपरिक कृषि है, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि मृदा अपरदन इससे कम होता है। दूसरा है वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं। तो चौथे का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, केवल 2। पहला वाला सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, नदियों से रिलेटेड है। जिंगू मदेरा किसकी सहायक नदियां हैं? तो जिंगू मदेरा किसकी सहायक नदियां? ऑप्शन है आपके सामने, नील नदी, मिसिसिपी नदी, येनिसी नदी, अमेजन नदी। 4 ऑप्शन है, आप बताइए। तो इसका जो उत्तर से हो जाएगा जिंगू, मदेरा, तपाजोस, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सब सहायक नदियाँ हैं अमेजन की। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंतर पर्वतीय पठार है? अब अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है? मतलब किसी पर्वत के बीच में स्थित पठार, जिसके चारों तरफ से क्या हो, पर्वत स्थित हो, उनको बोलते हैं, बीच में स्थित पठार को अंतर पर्वतीय कहते हैं। तो अंतर पर्वतीय पठार में ऑप्शन है आपके सामने, पेटागोनिया का पठार, बोलीविया का पठार, सी है कोलंबिया का पठार, डी है किम्बरले का पठार। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो आपके सामने दिखेगा पेटागोनिया का पठार जैसा है। वो कैसा है? पेटागोनिया का पठार गिरिपाद पठार है। मतलब अगर आप किसी पर्वत की तलहटी पर कोई पठार पाया जाता है, उसके दूसरे हिस्से पर समंदर या मैदान हो, तो जो पठार होता है उसको बोलते हैं गिरिपाद पठार। दूसरा है, जैसे मैंने बताया आपको कि बोलीविया का पठार, ये कैसा पठार होता है? ये जैसे मैंने बताया, उसके चारों तरफ से पर्वत हो, बीच में स्थित हो। एक होता है ज्वालामुखी पठार, जो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित पठार हो, जैसे कोलंबिया के पठार एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मरकैबो झील किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मरकैबो झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, वेनेजुएला, कोलंबिया, चाड और केन्या। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको बताना है। तो मरकैबो झील की बात करें तो ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही है, मरकैबो झील वेनेजुएला में है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वेनेजुएला। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको आप देखिए और इसका उत्तर हमें बताइए। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है उद्योग। तो पहला है इसका व्लादिवोस्टोक, उसके आगे दिया गया है ऑटोमोबाइल उद्योग। बी है वुहान, चीन में स्थित है वुहान, वस्त्र एवं जलपोत उद्योग। तो और बैंकॉक दिया हुआ है, जलयान निर्माण, थाईलैंड की राजधानी। फिर है वियना, कांच उद्योग, ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे सब सम्मिलित हैं, लेकिन व्लादिवोस्टोक सम्मिलित नहीं है, क्योंकि व्लादिवोस्टोक जो है वो किसके लिए जाना जाता है? वो जलयान निर्माण के लिए जाना था, ऑटोमोबाइल के लिए नहीं जाना जाता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो व्लादिवोस्टोक सही हो जाएगा, क्योंकि व्लादिवोस्टोक रूस का बिल्कुल अगर देखेंगे तो पूर्वी किनारे पर स्थित है, नीचे की तरफ व्लादिवोस्टोक दिखेगा, जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक ही जाता है, काफ़ी अच्छा शहर है। तो व्लादिवोस्टोक आप याद रखिएगा, रूस में स्थित है व्लादिवोस्टोक। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा फिर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन से सही नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बी है जुलन पर्वत नॉर्वे में स्थित है। कौन से इसमें तथ्य जो सही नहीं है? ऐसे इनमें कोई तथ्य नहीं जो सही नहीं है, दोनों तथ्य सही हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, लेसोथो में भी पड़ता है, तो पहला वाला सही हो गया। जोलन पर्वत नॉर्वे में, ये भी सही है। तो दोनों सही है ना, ऐसा कोई नहीं जो गलत हो। इसका मतलब कौन सा हो गया? इसका सी वाला ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सॉरी 9 का इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं ऐसे जो सही नहीं, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ गया सुमेलित करने का, कौन सुमेलित नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो एक तरफ देश है, दूसरी तरफ जनजातियाँ दी हुई, आपको बताना है। तो देश की बात करेंगे तो नाइजीरिया है, और दूसरी तरफ इसकी जनजाति दी गई है वो हाउसा है। फिर है हिम्बा के सामने नामीबिया है, और मसाई के सामने पश्चिमी अफ्रीका है, और जागा तंजानिया है। 4 दी हुई हैं, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो आप बताइए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो मसाई है, क्योंकि मसाई पूर्वी अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका नहीं है। तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो 10 का सी सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको जरूर उत्तर देते रहिए। बाकी तो देखिए, मैं भी जैसे आपको नहीं है और है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, तो इन शब्दावलियों का बहुत आप ध्यान दीजिएगा। जब
जब आप क्लासरूम में जाएं, मतलब जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, तो इन सब जो बारीकियाँ उन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे समय का अभाव होता है और ऐसी गलतियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। ये क्या होता है, आपकी साइकोलॉजिकल आपको क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की जाती है और आप क्या होता है जल्दबाजी में उनको गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जिनमें से नहीं है और है जो, खास करके नहीं पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आपकी गलती हो जाएगी। जैसे मैं देख रहा हूँ 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, इन पर नहीं है जो बारीकियों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण अमेरिका के संबंध में कौन से कथन सही हैं पूछा गया। याद रखिएगा, सही हैं पूछा गया, सही नहीं है नहीं पूछा गया, सही है। कौन से कथन सही है। विषुवत एवं मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, तो आप बताइए सही है। तो ये बिल्कुल सही है, दक्षिण अमेरिका और से होकर वह दोनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। फिर मकर रेखा बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा बोलीविया से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है, क्योंकि बोलीविया ऊपर पड़ जाता है, मकर रेखा नीचे से निकल जाती है। मकर रेखा को देखेंगे चिली में, चिली से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, और उसके बाद आप देखेंगे तो ब्राज़ील से भी होकर जाती है, और उसके बाद देखेंगे तो उरुग्वे से होकर भी जाती है, सॉरी पराग्वे से होकर जाती है, उरुग्वे से नहीं जाती, उरुग्वे नीचे पड़ जाता है। तो इनको अब याद रखेगा। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सी वाला ऑप्शन 11 का सी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर, अगर जो हम 12 की बात करेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। आपके सामने दिए गए हैं, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजधानी से एक प्रश्न आपको सभी एग्जाम में मिलता है। आसान राजधानी मैंने नहीं दी है, टफ भी नहीं है, लेकिन एक राजधानी के पर्पज से आपको हर देश की राजधानी पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक तरफ देश दूसरी तरफ राजधानी। एक तरफ देश में देखेंगे तो दिया हुआ है किरिबाती, किरिबाती के सामने आप देखेंगे तो लिखा हुआ है तरावा, बी लिखा हुआ है टोंगा, टोंगा के सामने नकुआ लोफा है, बहुत अजीब अजीब राजधानियाँ हैं। फिर सी है सोलेमन द्वीप के सामने होनियारा है, फिर मार्शल द्वीप समूह के सामने यारेन लिखा हुआ है। तो आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यारेन तो नौरू की राजधानी है, मार्शल द्वीप समूह की राजधानी मजूरो है, तो याद रखिएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, उत्तर जरूर दीजिए। जैसे मैं देख रहा हूँ लोगों का कहना है कि प्रश्नों का लेवल हाई किया जाए। देखिए, मैंने पिछले हिस्ट्री के जो टेस्ट सीरीज की बात करें तो मेडुअल हिस्ट्री थोड़ा सा कह सकते हैं आसानी था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री मैंने काफ़ी थोड़ा सा टफ कर दिया था, लोग गायब हो गए। आप अभी जाकर देख सकते हैं कितने लोगों ने उसको देखा है, आप खुद जा करके देखें। तो जब टेस्ट एक बनाया जाता है तो आप उसमें अपनी लगनता के साथ आप लगे रहिए, टेस्ट जरूर आप उसको दिया कीजिए। गलत हो रहा है सही हो रहा है, मैंने जैसे बताया, गलत होगा तब भी आपको उसका सही उत्तर तो पता चलेगा ना क्या है। जब आप देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। टफ टफ करते रहेंगे, एग्जाम हॉल में जब आएगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो जो जितना टफ है वो एग्जाम हॉल में आप तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप छोड़ दीजिए, प्रश्न मत कीजिए, यही कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी यही है कि प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आसान तो आप तभी कर लेंगे, मैं यहाँ नहीं दूंगा तब भी आप उसको कर लेंगे, लेकिन टफ जब मैं दूंगा तो आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तब जाके आप अपने एग्जाम हॉल में अगर उसी रिलेटेड प्रश्न आएगा तो कर लेंगे टफ। तो टफ प्रश्नों को करने की आदत डालिए, भागिए नहीं। और ये भी मत सोचिए कि ये नहीं आएगा। कोई भी परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, कब कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में आ जाए कोई कह नहीं सकता। जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल के, सभी परीक्षाओं की दृष्टिगत रखते हुए ये पेपर बनाए गए, नीचे से लेकर के ऊपर तक। कोई भी आप परीक्षा दीजिए, इस टेस्ट से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको गंभीरता से लीजिए और उत्तर जरूर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, कैम्ब्रियन पर्वत कहाँ स्थित है। कैम्ब्रियन पर्वत कहाँ स्थित है, आपके सामने ऑप्शन है वेल्स, स्कॉटलैंड, इटली, रोमानिया। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन जैसे मैंने बताया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर वेल्स सही हो जाएगा। ये क्या है, कैम्ब्रियन पर्वत कहाँ स्थित है, वेल्स में स्थित है। वेल्स की राजधानी में कमेंट करके बताइए, सर्डिफ है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए बारीकी से आप मैप में जब जाएंगे तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। कभी कभी जब टाइम मिले ना तो गूगल मैप सर्च किया कीजिए, नहीं एटलस देखा कीजिए, नहीं तो गूगल मैप पे सर्च कीजिए, कर लिया कीजिए। और मैप में क्या कीजिए, बारीकी से आप, मैप दीवार में लगा रहता है तो उसको देखने में कौन उठ के जाए देखे, इस तरीके से। तो आप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, जूम कर करके क्या किया कीजिए, एक एक मैप में, गूगल मैप पे आप जाइए, देशों की बारीकियों से देखा कीजिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं उनको देखा कीजिए, आप बारीकियों से गौर किया कीजिए। इस समय कह सकते हैं विश्व भूगोल को समझने के लिए गूगल मैप से अच्छा आपको कोई गाइड मिल नहीं सकता। बहुत अच्छा तरीका है, गूगल मैप के जरिए आप मैप को समझ सकते हैं। हाँ, एटलस को आप है तो बेशक एटलस देखिए, एटलस भी बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है तो आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, सब चीज़ों को देखा कीजिए। जो भी चीज़ें वर्ड हिस्ट्री की, मतलब वर्ड ज्योग्राफी की, आप जो भी चीज़ें
टीवी में दिखाया जा रहा है स्पेन के बारे में, देखिए दिखाया जा रहा है कि कोरोना से रिलेटेड और जितनी भी चीज़, तो आपको स्पेन जानना है, सुनने डेली 10 बार सुनने, लेकिन स्पेन पता ही नहीं कहाँ पे है। तो मैप देखिए, तब जाके पता चलेगा स्पेन कहाँ है। आप थोड़ा सा ग्लोबली समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें विश्व में क्या हो रहा है, और क्यों स्पेन में, क्यों इटली में ऐसा संकट सामने आ रहा है। तो इन चीज़ों को समझिए, एनालिसिस कीजिए, मैप सबसे पहले जरूर देखिए। नेक्स्ट है बाड़िया नेशनल पार्क किस देश से संबंधित है। तो बाड़िया नेशनल पार्क किस देश से संबंधित है, तो आपके सामने ऑप्शन है नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो बाड़िया नेशनल पार्क जो है वो पड़ता है नेपाल में। जैसे ही जो लखीमपुर खीरी का जो आप देखेंगे दुधवा नेशनल पार्क, उसको ठीक उलट जब जाएंगे तो नेपाल में आपको दिखेगा बाड़िया नेशनल पार्क, वहीं पर है नेपाल में। नेक्स्ट है रूस में स्थित इगारका बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। रूस का फेमस बंदरगाह इगारका, परीक्षा में एक बार प्रश्न भी पूछा गया है, शायद यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। इगारका बंदरगाह मिलाने के लिए आया था शायद रूस। तो रूस में तो है ही। खैर, तो ऑप्शन आपसे हमने इर्तिस है, लीना है, वोल्गा है, येनिसी नदी है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो येनिसी नदी हो जाएगा, डी ऑप्शन। येनिसी नदी के किनारे ही क्या है, ये इगारका बंदरगाह स्थित है। ये इगारका बंदरगाह की बात करें तो ये सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि क्या होता है उत्तर की तरफ जो है बर्फ़ जम जाती है, और नदियाँ क्या होती हैं, नदियों के मुहाने जो हैं वो जम जाते हैं। नदियों के मुहाने जब जम जाते हैं, इधर से पानी जाता रहता है, तो आसपास के क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी दलदली हो जाता है। जैसे आप देखेंगे यूरोप में एक दलदल बनता है जिसको बोलते हैं वासेगुनिया दलदल। वो तभी बनता है क्योंकि नदियाँ जहाँ से निकल रही वहाँ पे तो पानी है, लेकिन जहाँ पे इनका मुहाना है वहाँ बर्फ़ जम गई, तो मुहाना में बर्फ़ जम गई तो पानी समुद्र में तो जाएगा नहीं। जब समुद्र में जाएगा नहीं तो क्या होगा, वो वहीं बीच के क्षेत्र में भरने लगेगा। जब भर जाएगा तो क्या होता है, दलदल का रूप ले लेता है, जिसको बोलते हैं रूस में वासेगुनिया दलदल। मैंने रूस में बताया, आप देखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश है भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। आपके सामने ऑप्शन है लेबनान है, इजराइल है, जॉर्डन है, अल्बानिया है। तो आप बताइए कौन सा सही। तो जॉर्डन की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती है। जॉर्डन के तुरंत बाद जो आप देखेंगे तो वहाँ पर आ जाता है इजराइल है, फिलिस्तीनी आ जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर उसकी सीमा नहीं लग पाती। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा, जैसे मैंने बताया आपको जॉर्डन सही है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सुमिलित नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप बताइए निम्न में कौन सुमिलित नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन फिर हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई प्रांतों की राजधानी दी गई। जब मैच आप खूब देखते होंगे क्रिकेट में, तो राजधानियाँ जहाँ जहाँ होती हैं दिखता नहीं, एडिलेड से सीधा प्रसारण आप देखिए तो लिख के आएगा पर्थ से। कमेंट्री करने वाले ही बताते हैं कि जो पर्थ है वहाँ पे खेलना आसान नहीं है। सब सुनते रहते होंगे, तो आप उसी तरीके से उत्तर भी दे दीजिए। इसका ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है, राजधानी है। तो क्वींसलैंड की सामने लिखा हुआ है ब्रिस्बेन, और विक्टोरिया के सामने मेलबर्न, नॉर्दर्न टेरिटरी के सामने एडिलेड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सामने पर्थ। तो आप बताइए कौन सा सही नहीं है। तो जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी के सामने एडिलेड दिया हुआ है, तो एडिलेड तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया की, मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो फिर नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी क्या है, नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी क्या है, नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन राजधानी है। और तस्मानिया है, तस्मानिया की राजधानी क्या है, हॉबर्ट है। याद रखिएगा ये सभी। नेक्स्ट है टॉरेंस जलसंधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको बताएं टॉरेंस जलसंधि जब पढ़े होंगे तो मैंने बताया, आप उसको देखिए जलसंधि में, तो आपको अच्छे से उसके बारे में पता चलेगा। खैर ये ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यह पपुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। पहला ऑप्शन आप बताइए, पपुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। बिल्कुल सही है, हाँ उसी के बीच में तो स्थित है। इधर तरफ केप यार्ड प्रायद्वीप, ऊपर की तरफ पापुआ न्यूगिनी बीच में स्थित है। बीच में एक द्वीप भी जिसको बोलते हैं थर्सडे द्वीप। फिर उसके बाद आइए देखते हैं, यह जलसंधि, इस जलसंधि में ही बिस्मार्क सागर स्थित है। सही है, गलत है, क्योंकि बिस्मार्क सागर तो पापुआ न्यूगिनी के ऊपर है, नीचे थोड़ी ना। नीचे होता तो सही हो जाता, अगर मैं पापुआ न्यूगिनी के ऊपर पड़ता है। तो इसका क्या है, उत्तर सही हो जाएगा। इसका मतलब कि सही हो जाएगा, केवल एक सही है, पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है, याद रखिएगा। इसका केवल एक सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कराइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी में विस्फोटकता सर्वाधिक होगी। क्योंकि जानने ज्वालामुखी विस्फोटकता के आधार पर क्या होते हैं, किस में ज़्यादा विस्फोट होगा, ये मैंने आपको बताया है। ज्वालामुखी के वीडियो में आप जाइए, उसमें दिखेगा। पहला विसुवियस तुल्य, दूसरा है हवाईयन तुल्य, तीसरा है पीलियन तुल्य, चौथा है स्ट्राम्बोली तुल्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पीलियन तुल्य के ज्वालामुखी जो होते हैं वो सबसे अम्लीयता ज़्यादा, मतलब विस्फोटकता ज़्यादा, मतलब वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी विस्फोटकता होती है पीलियन तुल्य ज्वालामुखियों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समय से संबंधित है। मैंने आसान प्रश्न दिया है समय से, आगे इन प्रश्नों का लेवल जो है वो आपको एस्ट्रोनॉमी में देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं कैसे ही दे दिया मैंने।
अगर लंदन में शाम को 4 बजे हैं तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? बताइए। लंदन पे आप इसको निकालिए, लंदन मतलब 0 डिग्री लाइन, लंदन में 0 ग्रीनविच से ही तो गुजरती है। लंदन में अगर जो शाम के 4 बजे हुए हैं तो 30 डिग्री पश्चिम में क्या होगा? दरअसल आप जान रहे हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अगर जो हम पूर्व की तरफ जाते हैं समय बढ़ता है, पश्चिम की तरफ जाते हैं समय घटता है। तो अगर जो 4 बजे मतलब कि 4 बजे हुए हैं कहाँ पर? लंदन में, तो पश्चिम की तरफ हम जाएंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो मैंने 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री बराबर 3 चौक 12 मतलब 120 मिनट मतलब 2 घंटे। और क्योंकि मैंने बताया पश्चिम की तरफ जाते हैं समय घटता है, क्योंकि मैंने इधर 30 डिग्री पश्चिम दिया है तो उसमें से 120 मिनट घटा दीजिए 4 बजे से। 120 मिनट मतलब कि आप घटाएंगे कितना? 120 मिनट मतलब कि 2 घंटा घटा दीजिए, 2 घंटा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 PM हो जाएगा। यही उत्तर इसका सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी आप अक्षांश देशांतर की वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। बिल्कुल सही है, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, आगे चल करके मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है, बाजा प्रायद्वीप मैक्सिको का हिस्सा है। बिल्कुल सही है, बाजा प्रायद्वीप मैक्सिको का हिस्सा है। आपके दिमाग में बाजा प्रायद्वीप कहाँ है? तो बाजा प्रायद्वीप जब आप मैक्सिको की, जब आप कैलिफोर्निया की खाड़ी देखते हैं तो एक ऐसा लगता है, यूएसए का मैप देखते हैं ऐसा लगता है हाथ लटक रहा है यूएसए के बगल में। आप देखिए मैप में, जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैप बनाता तो मैं आपको हल्का सा दिखाता हूँ, तो वो जो लटक रहा हुआ हाथ के जैसा दिखता है मैक्सिको के पास में, यूएसए के नीचे देखेंगे तो वो क्या है? वो बाजा प्रायद्वीप ही तो है। किसके हिस्से में? आप मैप में देखेंगे तो लोअर कैलिफोर्निया लिखा रहेगा, तो है किसके हिस्से में? वो पड़ता है मैक्सिको में। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोना पैसेज किसके मध्य में स्थित है? यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने मैक्सिको के वीडियो में बताया है इसको। ऑप्शन है आपके सामने, हैती डोमिनिकन रिपब्लिक, बी है ग्रेनाडा टोबैको, सी है डोमिनिकन रिपब्लिक प्यूर्टो रिको, और डी है क्यूबा बहामास। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के मध्य में है, याद रखिएगा। मोना पैसेज मैंने बताया है। इसमें से मैं बता दूं कि इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जो रिपीटेड हो, कि सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, कहीं किसी तरीके का मैंने कोई गाइड वगैरह या कुछ प्रीवियस पेपर कुछ भी यूज नहीं किया। एक एक प्रश्न मेरे बनाए हुए हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कहीं इसी तरीके से रिलेटेड प्रश्न मिल जाए, लेकिन जो मैंने बनाया है ये मेरे दिमाग के हैं, कहीं और इसमें किसी ने, मतलब कहने का मतलब ये कहीं आए हुए प्रश्न नहीं। तो ये एक अलग सा संकलन है, इसको जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जूटलैंड प्रायद्वीप स्थित है। आपको बताना है, ऑप्शन है आपके सामने, डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, लिथुआनिया। तो जो जूटलैंड प्रायद्वीप है उसी पर तो डेनमार्क स्थित है। जूटलैंड जो निकला हुआ दिखता है ऊपर की तरफ, जब आप यूरोप देखेंगे तो यूरोप में जैसे आप मैप देखिए तो मैप में जब आप देखेंगे तो जर्मनी दिखेगा, जर्मनी के ऊपर देखे तो डेनमार्क दिखेगा। तो डेनमार्क क्या है? प्रायद्वीप के जैसा दिखता है। प्रायद्वीप क्या है? पेनिनसुला क्या है? ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा प्रायद्वीप कहलाता है। तो वही क्या, जूटलैंड प्रायद्वीप है। जूटलैंड प्रायद्वीप पर ही क्या है? डेनमार्क स्थित है। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ए, डेनमार्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वियतनाम किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वियतनाम किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन आपके सामने है, चीन, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। चलो ऑप्शन बताइए कौन सा सही। मैप मैंने बताया, देखते रहिए। ऑप्शन आपके सामने जो मैंने दिया है तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड के बीच में देखेंगे तो लाओस आ जाता है और उसके नीचे कंबोडिया आ जाता है। इसलिए जो थाईलैंड की सीमा है वो किससे नहीं लग पाती है, और सीमा नहीं लग पाती है किसके साथ में? मतलब कि वियतनाम के साथ नहीं लग पाती। राजधानी हनोई है वियतनाम की। बाकी कंबोडिया, लाओस, चीन सबसे सीमा बनाता है, याद रखिएगा। वियतनाम के बगल में देखेंगे तो टॉकिंस की खाड़ी दिखेगी, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है। सुमिलित करना है, कौन सा सुमिलित नहीं ये बताना है। तो एक तरफ दिए हुए किनारे स्थित शहर, मतलब नदियों के किनारे स्थित शहर है, सामने उसके लिखा हुआ है नदी। ओटावा, सेंट लॉरेंस, काठमांडू, बागमती, किगाली, रवांडा, रुगागवा नदी या रुगांगवा नदी, फिर बर्लिन, टाइबर नदी। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो बर्लिन स्प्रिंग नदी किनारे, टाइबर नदी किनारे तो रोम है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप इनको समझिए, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन है। 25 प्रश्न थे, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी पर्याप्त हैं। आपको जो प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपने बताया, जैसे कमेंट करते हैं लोग मेरे 20 आए, कोई कहता है मेरे 15 आए, कोई कहता है मेरे 12 आए, कोई कहता है मेरे 23 आए। तो जो 23 आए उनको तो आप ठीक है, आप आ रहे हैं, अच्छी बात है, 23 लाए, बहुत अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन जो आपके 2 गलत हुए, आपके 5 गलत हुए, आपके 10 गलत हुए, वो गलत क्यों हुए इस पर आप फोकस कीजिए। जो गलत हो गए उनको आप पर्टिकुलर एक कागज़ पर नोट कर लीजिए, उनको देखिए। तुक्के से सही हुए उनको छोड़ दीजिए, उनको भी आप समझ लीजिए गलत में काउंट कीजिए। मतलब
काउंट आप कीजिए सही है, लेकिन आप उसको भी आप एक पेज पे नोट कीजिए। फिर उन प्रश्नों के लिए आप जाइए, किताब वगैरह पलटिए, मैप देखिए, गूगल सर्च कीजिए, मेरे वीडियो से रिलेटेड देख लीजिए। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी, उनको नोट कर लीजिए। भविष्य में अगर जो उस तरीके से प्रश्न आए तो वो टॉपिक आपका गलत ना हो, ये आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने अभी आपसे कोई प्रश्न पूछा है, उसको आप, जैसे मैंने न्यूजीलैंड से संबंधित प्रश्न पूछा, तो आप न्यूजीलैंड से संबंधित प्रश्नों के लिए आप क्या कीजिए, आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद न्यूजीलैंड का पहले आप अपने मैप रखिए, जो मैंने पूछा है उनको ध्यान दीजिए। उससे संबंधित फिजिकल मैप भी आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो गूगल तुरंत सर्च कीजिए, फिजिकल मैप न्यूजीलैंड का तुरंत आ जाएगा, फिर वहाँ नोट कर लीजिए। फिर एक अपने आप एक न्यूजीलैंड का मैप बनाइए और चीज़ें जो है उनको नोट कर लीजिए। एक रजिस्टर ऐसा बना लीजिए, सभी वर्ड का पूरा वर्ड उसी में नोट कर डालिए, एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। फिर वर्ड ज्योग्राफी से संबंधित जो मैप पे आधारित प्रश्न है वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। सिर्फ मैप नहीं जानना है, मैप पे अंदर स्थित जो देश हैं उनके अंदर के फिजिकल ज्योग्राफी, नदी, झील, झरना, तालाब, जो पर्वत, जो कुछ भी है वो सब आपको जानना है, क्योंकि परीक्षा है। आप एक एक प्रश्न की यहाँ पर मारामारी मची हुई है, इसलिए आपको सभी प्रश्न करना पड़ेगा अच्छे से। सभी तो खैर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन कहने का मतलब यही है कि एक परीक्षा में प्रश्न आपको मैक्सिमम करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। और कहने का मतलब यही है कि उनको जो भी प्रश्न सही कर रहे हैं तभी आपकी दावेदारी आने वाले परीक्षाओं में तय हो पाएगी। आप लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और इस समय आप तैयारी अपनी और अच्छी कीजिए। ये काफ़ी कह सकते हैं अच्छा मौका है, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। किसी तरीके से आपके पास पढ़ने के अलावा इसमें और बाकी आप घर पे हैं तो कोई काम वगैरह तो नहीं होगा, तो आप उसको पढ़िए, आप अच्छे से मैनेज कीजिए। बाकी मिलते हैं कल के सुबह के नए वीडियो में। सुबह 11 बजे आना मत भूलिएगा। कल का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो में कल मुलाकात होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।